हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो हो सकता है शायद थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आज जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंबों को कैसे बनाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने की निम्नलिखित 6 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी होती है। पहली स्थिति ये होती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो या स्थित होती है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होता है। देखिए, पहली स्थिति ये है कि जब मान लो कि कोई वस्तु बहुत दूरी पर रखी हो जहां पर हम नहीं जा सकते हैं। ये मान लीजिए एक कोई अवतल दर्पण है और क्या है, इससे अनंत दूरी पर जो है एक कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। तो उस कंडीशन में उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं और ये सब एग्जाम में आती हैं। देखिए, हमने माना क्या, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस क्या है, F है। ठीक। तो पहली स्थिति में हमें यह बताना है कि अवतल दर्पण द्वारा जो है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार बनेगा। तो देखिए, चूंकि हम एक चीज जानते हैं, अनंत अनंत मतलब बहुत दूरी, जहां पर हम जनरली पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत दूरी। तो जब अनंत से कोई चीज आती है तो हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में सारी किरणें जो भी होती है वो एक समांतर आती हैं। हम जान नहीं पाते कि भले ही चाहे एक बिंदु से आ रही हो, लेकिन दूरी बहुत बढ़ जाती है तो हमको किरणें प्रकाश में जो है हमेशा वो समांतर दिखाई देती हैं। तो इस कंडीशन में जब अनंत से किरणें आती तो सदैव कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। कैसे आती हैं, समांतर किरणें आती हैं। तो जब समांतर किरणें आएंगी तो गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम से किससे होकर के जाएंगी, परावर्तित होने के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। किससे होकर के जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। और ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती है वही क्या होगा, उस दिए गए वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब कहला देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी यहाँ पर वस्तु रखी थी, डैश डैश करके दिखा रहे हैं, मतलब वस्तु बहुत बड़ी है। अनंत मतलब जहां पहुंच नहीं सकती तो वस्तु बहुत बड़ी होती है। तो उस कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का और बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये पहली स्थिति थी। तो देखिए, समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया और कह दिया गया कि बताइए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप लिखोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे। देखिए, लिखना बहुत जरूरी होता है, इसमें 4 नंबर का आता है एग्जाम में। तो कैसे आप लिखोगे समझिए। सबसे पहले थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। माना माना दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु वस्तु AB रखी हुई है। क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है इसलिए वहां से किरणें क्या होती हैं, समांतर आती हैं। तो इस स्थिति में वस्तु के सिरे से समांतर किरणें आती हैं जो दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। ये किरणें सभी परावर्तित होकर के एक ही बिंदु मुख्य फोकस पर काटती हैं। अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। उसका लिखोगे क्या, अतः फिर काले पेन से, उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि जब अवतल दर्पण से बहुत दूर अनंत पर स्थित कोई वस्तु रखी होती है तो उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि हमारा दूसरा क्या है। ये हो गई जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। अब दूसरी स्थिति में क्या हो जाए, अब वस्तु देखिए, इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि हर बार जैसे जैसे हम वस्तु अनंत से लेकर आएंगे और उसको दर्पण के समीप तक पहुंचा देंगे। कहां तक पहुंचा देंगे, दर्पण के समीप तक जो है वस्तु को पहुंचा देंगे। और अब जो वस्तु होगी वो अनंत से बीच में आएगी, अनंत से थोड़ा पास में आएगी।
और इस बार क्या होगा, जब अनंत से पास में आएगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, दूर होगा, और प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। तो इस बार वस्तु को हम कहाँ रख देंगे, अनंत व दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं। तो देखिए दूसरी कंडीशन ये होती है, ये भी बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण, और 6 की 6 स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसमें क्या होता है कि हमने माना कि एक M1 M2 क्या, फिर वही कंडीशन, ये देखिए जो मानने वाली जो डिफिनीशन होती है सब में कॉमन होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। देखिए अब इस बार क्या किया हमने, वस्तु को अनंत से थोड़ा और दर्पण के पास में लेकर के आएंगे। तो हमने माना एक वस्तु AB क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी रखी हुई है। ठीक, हमने मान लिया। अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस चीज को हमें जानना है, उसका प्रैक्टिकल करना कि वस्तु कहां पर, देखिए अभी खुद ही पता चलेगा वस्तु कहां पर बनेगी। क्योंकि गोली दर्पण के 3 नियम होते, तो किन्हीं भी दो तरह से हम दो परावर्तित किरणें आपस में दिखा दें तो हमें उसके प्रतिबिंब के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो हमने क्या किया, वस्तु AB के सिरे A से क्या कर दिया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाल देते हैं AM, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। एक दूसरी किरण ले लेते हैं, हमने मान लिया कि एक दूसरी किरण हमने ले लिया, एक हमने दूसरी किरण ले लिया AN, दूसरी किरण हमने क्या ले लिया, AN ले लिया, जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो प्रतिबिंब के नियम के अनुसार वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ध्यान में आई बात कि हमने क्या किया, एक किरण AM लिया जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तथा एक दूसरी किरण AN लिया जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं। क्या करती हैं, काटती है, जिस बिंदु पर काटेंगे उसे A' मानेंगे। A' इसलिए मानते हैं क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर वस्तु होगी उसका जस्ट उल्टा हम यहाँ पर मान रख देंगे, A' रख देंगे। अब क्या करेंगे, बिंदु A' से इस दिए गए मुख्य अक्ष पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और यही क्या हो जाता है, A' वस्तु AB का जो है प्रतिबिंब बन जाता है। अब आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, अतः उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु दर्पण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रखी होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति। ये कौन सी हो गई, जब वस्तु अनंत और कहां पर रखी होती है, वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब इसके बाद में अब स्थिति को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब आपको दो स्थितियां समझ में आ गई तो अब हम बढ़ते हैं तीसरी स्थिति की तरफ। तीसरी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर जो है पूछी भी जाती है। तो तीसरी स्थिति क्या होती है, अब हमने क्या होता है कि वस्तु को हमेशा क्या करेंगे, धीरे धीरे पास लेकर के चले आएंगे। तो अब जो तीसरी स्थिति वो ये होती है कि इस बार वस्तु को कहां रख देंगे, हम वक्रता केंद्र C पर ही रख देंगे। कहां पर रख देंगे, वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। अब इस बार वस्तु को कहां रखते हैं, हम वक्रता केंद्र C पर रख देते हैं। हमने माना फिर बनाएंगे एक दर्पण, छोटा सा प्यारा सा, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, M1 M2 क्या है, आप इसकी स्टेटमेंट समझ चुके हैं तो आप अपने मन से बना कर लिख सकते हैं। देखिए इसको आप अगर लर्न करेंगे तो लर्न करना सही नहीं है, आप इसको समझिए और अपने आधार पर लिखिए तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देते हैं। तो हमने पुनः मान लिया कि माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा कि वस्तु इस बार कहां रखी हुई, वक्रता केंद्र C पर रखी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक वस्तु क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र C पर ही रखी हुई है। माना एक वस्तु AB जो क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। तो इस स्थिति में अब हमें दो किरणें चाहिए, दो किरणें जहां पर काटेंगी परावर्तित होकर के वही उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए अब इसमें वक्रता केंद्र से किरणें डालना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, एक किरण क्या डाल देते हैं, एक किरण जो है हम
एक किरण जो है हम दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। पुनः क्या करते हैं, एक दूसरी किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से इसको बनाएंगे, कहीं मान लीजिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप देखेंगे कि जितनी उस पर करते हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, और ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश ही क्या होगा, इस दी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप चित्र को देखने से स्पष्ट आपको लग रहा है कि जितनी बड़ी वस्तु है उसका उतना ही बड़ा वास्तविक और वस्तु के ठीक बराबर प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये स्थिति कौन सी हो गई, जब वस्तु कहां पर रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है। देखिए स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती भी बहुत ज्यादा है, तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि दर्शाइए कि किरण आरेख बनाकर दर्शाइए और समझाइए कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे और कहां पर बनता है, किरण आरेख दे करके समझाइए। तो देखिए बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। इसको देखिए मैं थोड़ा अच्छी तरह से नरेट किए दे रहा हूं। इसमें आप ये बता सकते हैं कि माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस F है। ठीक, हमने मान लिया। अब उसके बाद मानेंगे कि माना एक वस्तु ए बी जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है या रखी हुई है। माना, अब उसके बाद माना वस्तु के सिरे ए से एक किरण एम डालते हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। एक दूसरी किरण एन डालते हैं, एक दूसरी किरण एन डालते हैं जो उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चूंकि ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर वास्तव में काटती हैं, अतः बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है या बन जाता है। तो उसका लिखो क्या, अतः ऊपरी चित्र से स्पष्ट है कि काले पेन से उसके बाद में कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उस वस्तु का वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गई बात? तो ये कौन सी स्थिति होती है, ये होती है उसकी तीसरी स्थिति। अब चलते हैं चौथी स्थिति की तरफ। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको और पास में लेकर आएंगे वस्तु को। इस बार हम क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा सा और पास में लेकर के आएंगे। और अब वस्तु कहां पे रखी होगी, अब वस्तु कहां पर होगी, वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस के बीच में रखी होगी। कहां रखी होगी, अब जो वस्तु रखी होगी वो इन दोनों के बीच में रखी होगी। मतलब अब जो वस्तु बनेगी देखिए कैसे बनती है। फिर से एक दर्पण बनाएंगे हम, और छह की छह स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए पुनः हम लाइन खींच देंगे, एक इसका हो गया दर्पण ध्रुव पी हो गया, मुख्य फोकस इसका एफ हो गया, और इससे दुगनी दूरी पर क्या है हमारा जो है वक्रता केंद्र सी रखा हुआ है। अब इस बार हम क्या कर देते हैं, वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर। माना ये वस्तु क्या है हमारी ए बी है। ठीक, अब इस बार वस्तु को हमने क्या कर दिया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, कहीं भी रख सकते हैं लेकिन बीच में रखिए। तो किरण क्या डालेंगे, इस स्थिति हम क्या कर देंगे, एक किरण जो है उसके मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। एक दूसरी किरण क्या करते हैं, हम एफ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देखते हैं कि इन दोनों स्थितियों में ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, और बिंदु ए डैश से हम क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं ए डैश बी डैश, जो इस वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। स्टेटमेंट आप उसी तरह बनाकर लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं, ध्यान से चित्र को देखने पे आपको पता चल रहा है कि हमने वस्तु इतनी छोटी सी ली थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अब बहुत अधिक बड़ा बन रहा है। यही अवतल दर्पण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम वस्तु को नजदीक लेकर जाते हैं, अवतल दर्पण उस वस्तु का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनाने लगता है। समझ में आई बात कि नहीं आगे? तो ये स्थिति भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा व वस्तु से
बहुत अधिक बड़ा बनता है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई आपकी जो है चौथी स्थिति। ये कौन सी स्थिति हो गई, ये आपकी हो गई चौथी स्थिति है। तो अगर कोई पूछे इसको कैसे आप लिखोगे, लिख दोगे कि माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F है। माना दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु AB रखी हुई है, जिसके सिरे A से एक किरण हमने क्या मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AM डाला, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। पुनः वस्तु AB के सिरे A से एक दूसरी किरण AN डाला, जो दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को बिंदु A' पर वास्तव में काटती हैं। अतः बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A'-B' ही वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब कहला देता है। तो यही आपका क्या हो गया, स्थिति हो गई। ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब अगर कोई पूछे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप लिखोगे क्या, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, ये हो गई आपकी चौथी स्थिति। तो अब बात करते हैं इसके बाद में पांचवी स्थिति में। अब क्या करेंगे, वस्तु को और उधर लेकर के जाएंगे। अब कहां पर लेकर जाएंगे, वस्तु को और पास में लेकर जाएंगे, और इस बार वस्तु कहां पर आ जाएगी, उसको हम डायरेक्ट फोकस के ऊपर रखेंगे। एक बार वक्रता केंद्र के ऊपर रखे थे और इस बार उसको हम कहां पे रख देंगे, इस बार हम वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस पर। जब वस्तु क्या हो, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F पर रखी हो। कहां पर रखी हो, मुख्य फोकस F पर रखी हो। तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए ये जो हमारी पहली स्थिति थी इसका जस्ट उल्टा यहां पर होगा। इसका क्या होगा, जस्ट यहां पर उल्टा होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन 6 की 6 स्थितियों को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें हम पुनः मान लेंगे कि माना क्या है, M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो हम क्या माने, हमने माना कि एक वस्तु क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी हुई है। ठीक है ना, देखिए हमने क्या कर दिया, वस्तु AB को क्या कर दिया, दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक किरण क्या होगा, जो अब इसमें फोकस वाली स्थिति संभव नहीं हो सकती है। फोकस वाली स्थिति संभव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फोकस के ऊपर रख दिए तो अब यहाँ से किरणें कैसे जाएंगी, तो हम अन्य दो स्थिति अपना लेंगे। इसलिए तो 3 नियम दिए गए थे। तो नियम क्या हो जाएगा कि माना मुख्य अक्ष के माना वस्तु AB के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AM डाला, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। पुनः एक दूसरी किरण AN डाला, जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, जो पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ध्यान से देख रहे हो कि ये दोनों किरणें एक्चुअल में थोड़ा सा हल्का सा लाइन डिसबैलेंस हो रही है। ये दोनों क्या होंगी, ऐसे फैलती चली जाएंगी, समांतर जाएंगी। किरणें क्या होती, परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, और समांतर किरणें कहीं पर भी अब एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फिर भी प्रैक्टिकल की दृष्टि से हम मानेंगे कि ये दोनों किरणें क्या होंगी, अनंत पर काटेंगी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अनंत प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत अधिक बड़ा बनता है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गई आपकी पांचवी स्थिति। ये कौन सी स्थिति थी, ये स्थिति थी आपकी पांचवी। बाकी आप कैसे लिखेंगे उसको मैंने आपको समझा दिया। अब आ रहे हैं आज के टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो परीक्षा में हमको लगता है हर बार जो है एग्जाम में 8 सेट बनते हैं, 8 सेट में किसी न किसी सेट में आता जरूर है, और हर बार आता है एग्जाम में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत जो है अच्छी तरह से बढ़िए। इस बार वस्तु को कहां रख देंगे हम, इस बार वस्तु मुख्य फोकस F व दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखी होगी। देखिए अब तो अनंत वाली भी स्थिति हो गई, तो अब मतलब कि अब अनंत से ऊपर तो भाई और कोई जा नहीं सकता है। तो क्या होंगे, इस बार वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनने लगेगा। मतलब अब वास्तविक ना बन करके आभासी प्रतिबिंब बनने लगेगा। ये अवतल दर्पण की एक अनोखी क्वालिटी है जो उसको अन्य दर्पणों से विशिष्ट बनाती है।
ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है कि मतलब ये वास्तविक बना सकता है और आभासी भी बना सकता है, और यही इसकी एक महानतम क्वालिटी है इस अवतल दर्पण की। तो हमने पुनः देखो एक दर्पण बना लेते हैं। हमने माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F, वो वक्रता केंद्र क्या है C है। हमने माना एक वस्तु AB क्या है, दर्पण के कहां पे रखी हुई है, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है। ठीक, अब इस स्थिति में आप देखेंगे कि एक किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। पुनः एक दूसरी किरण AN डालते हैं, पुनः एक दूसरी किरण AN डालते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो मतलब एक दूसरी किरण AN डालते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब आप ध्यान से देखिए इन दो किरणों को, तो ये दोनों किरणें लगातार फैल रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, तो ये किरणें वास्तव में कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकती हैं। लेकिन अगर इन दोनों किरणों को हम क्या करते, दर्पण के पीछे अगर पीछे की ओर हम बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाते जाएं, तो ये दोनों किरणें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी। तो चूंकि देखो जिस तल पर वस्तु रखी है उसी पर ये इसको काट रही है, उसी पर क्या कर रही है, इसको काट रही है। अतः इस स्थिति में बिंदु A डैश भी क्या होगा, सेम दशा में होगा। और इस कंडीशन में हमको प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमने बताया था आपको, सीधा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आ गई, क्लियर बात हो गई। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि इस स्थिति में हम वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक, तो ये बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट स्थिति थी। तो अगर आपको एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखोगे, लिखोगे क्या, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F है। माना एक वस्तु AB दर्पण के ध्रुवी व मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है। अतः माना वस्तु AB की सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AM डाला जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। पुनः एक दूसरी किरण AN डाला जो दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। चूंकि ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, अतः इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे की ओर अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। अतः बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डैश B डैश ही इस वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। समझ में आ गई स्थिति, लिखो क्या, अतः उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है तो उस स्थिति में वस्तु का दर्पण के पीछे, अन्य सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते थे, जबकि वाला प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये थी आपकी जो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सभी के सभी 6 की 6 स्थितियां। आशा करता हूं कि आपको ये 6 की 6 स्थितियां अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, किसी कारण स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या कुछ और काम है, तो वो भी इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि शायद इन 6 जो मैंने स्थितियां थी इनमें से एक स्थितियां आपके एग्जाम में आ जरूर जाएंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।